राजस्थान के एक गांव में रंजीत नाम का एक लड़का रहता है। रंजीत अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और रंजीत के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और रंजीत की माँ एक अस्पताल में साफ सफाई का काम करती है। रंजीत बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था। रंजीत फालतू बातों और आवारागर्दी में इधर उधर बहुत ज्यादा घूमता रहता था, जिस वजह से रंजीत के माँ बाप रंजीत को रोजाना डांटते थे और उसे समझाते थे। लेकिन रंजीत अपने माँ बाप की बात नहीं मानता था, उनके जज्बातों को नहीं समझता था। रंजीत बचपन से ही गलत संगति में पड़ा हुआ था, जिस वजह से ना तो वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाता और ना ही अपने माता पिता पर। दोस्तों, एक दिन की बात है जब रंजीत के पिताजी शहर से वापस घर की ओर आ रहे थे, तब रंजीत के पिताजी ने रंजीत को ताश पत्ती खेलते हुए देख लिया था। लेकिन रंजीत के पिताजी ने रंजीत को उस वक्त कुछ नहीं कहा। जब रंजीत घर आया तो रंजीत के पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ थे? तो रंजीत बोला, पिताजी मैं स्कूल गया था। पिताजी को पता था कि रंजीत झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी रंजीत के पिताजी ने रंजीत को कहा कि सच बताओ, तुम कहाँ थे? तो रंजीत फिर से बोला कि पिताजी सच में मेरा यकीन मानो, मैं स्कूल था। अब रंजीत के पिताजी ने जब यह झूठ सुना तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। रंजीत के पिताजी अपने मन में सोच रहे थे कि क्या मैंने अपने बेटे को यह संस्कार दिए हैं कि वह अपने बाप से ही झूठ बोले। रंजीत उस वक्त सिर्फ 15 साल का था और वह कक्षा 9 में पढ़ता था। फिर रंजीत के पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम सच बोलो, मुझे पता है तुम स्कूल नहीं गए थे। तुम स्कूल के पीछे वाले मैदान में अपने कुछ दोस्तों के साथ ताश पत्ती खेल रहे थे। मैंने सब देख लिया, लेकिन उस वक्त वहां इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे दोस्तों के सामने मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था। तब रंजीत अपने पिताजी से माफी मांगता है और बोलता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं स्कूल नहीं गया था। मैं स्कूल के पीछे वाले मैदान में अपने दोस्तों के साथ ताश पत्ती खेल रहा था। तब रंजीत के पिताजी रंजीत को बहुत समझाते हैं और रंजीत समझ जाता है और वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है। रंजीत के पिताजी कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत और मजदूरी करके तुझे पढ़ा रहा हूं और तुझे बिल्कुल भी मेरे पैसों की कद्र नहीं है, मेरी मेहनत की कद्र नहीं है। तू क्यों ऐसे काम करता है? तुझे आखिर किस चीज की कमी है? तू जो चीज मांगता है हम तुझे वह सब चीज लाकर देते हैं, फिर भी तू ऐसे काम क्यों कर रहा है? तब रंजीत के पास कोई जवाब नहीं होता है। रंजीत लगातार अपने पिताजी से माफी मांगता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं यह सब काम नहीं करूंगा। कुछ दिन होते हैं और रंजीत फिर से उस मैदान में जाता है और वहां पर फिर से वही ताश पत्ती खेलकर अपने पिताजी के द्वारा दी हुई फीस के पैसे उड़ा देता है। जब रंजीत के पिताजी के पास स्कूल से फीस का नोटिस आता है, तब रंजीत के पिताजी पुनः चौंक जाते हैं कि मैंने अभी तो रंजीत को फीस के पैसे दिए थे, फिर रंजीत ने वह सब पैसे कहां खर्च कर दिए। जब रंजीत स्कूल से वापस आता है तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें फीस के पैसे दिए थे, वह तुमने कहां खर्च किए? तो रंजीत फिर से झूठ बोलता है। रंजीत बोलता है कि पापा उन पैसों से तो मैंने फीस जमा करवा दी है, अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं कि जब तुमने फीस जमा करवा दी है तो तुम्हारे स्कूल से मुझे फीस जमा करवाने का नोटिस वापस क्यों आया है? तो रंजीत बोलता है कि पिताजी शायद उन लोगों गलती से भेज दिया होगा। रंजीत के पिताजी अगले दिन स्कूल जाते हैं और स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करते हैं। तब स्कूल के प्रधानाचार्य बताते हैं कि मुझे तो रंजीत ने अभी तक फीस लाकर नहीं दी और रंजीत लगभग 1 सप्ताह से स्कूल भी नहीं आ रहा है। तब पिताजी का दिमाग भी वापस घूम जाता है कि आखिर रंजीत कर क्या रहा है और वह करना क्या चाहता है। दूसरे दिन जब रंजीत स्कूल के लिए निकलता है तो उसके पिताजी रंजीत का पीछा करते हैं और देखते हैं कि रंजीत कहाँ जा रहा है। रंजीत उसी मैदान में जा रहा था जिस मैदान में रंजीत ताश पत्ती खेलता था। उसके पिताजी रंजीत को मैदान से पकड़कर घर लाते हैं और उसके बाद बहुत मारते हैं और रंजीत को समझाते हैं कि आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है, ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देता है। तब रंजीत बोलता है कि पिताजी मुझे इस चीज की आदत लग गई है और मुझे ये सब चीज अब नहीं छूटेगा। फिर रंजीत के पिताजी को गुस्सा आता है और रंजीत के पिताजी रंजीत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और वो बोलते हैं कि आज के बाद अगर तू इस घर की दहलीज पर चढ़ा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। आज के बाद इस घर की दहलीज पर मत पड़ना। तो रंजीत की मां बोलती है कि आप यह क्या बोल रहे हो? वह हमारा इकलौता बेटा है, हमें बुढ़ापे में संभालने वाला वही होगा। तुम इसे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो?
तो रंजीत के पिताजी बोलते हैं कि हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसों का दुरुपयोग करें, अपने माँ बाप के सपने, अपने माँ बाप की उम्मीदों को वह तोड़े। तो रंजीत अपने माता और पिता दोनों से बहुत माफी मांगता है, लेकिन फिर भी रंजीत के पिताजी रंजीत को माफ नहीं करते हैं। रंजीत अपने द्वारा उठाए जा रहे गलत कदमों के कारण घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। जब रंजीत दूसरे शहर में जाकर रहने लगता है, अब चूंकि रंजीत सिर्फ 15 साल का था और रंजीत भीलवाड़ा के एक अनाथ आश्रम में आकर रहने लगता है। जब अनाथ आश्रम में रंजीत के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तब रंजीत सोचता है कि मैं ऐसे अपने जीवन को नहीं गुजार पाऊंगा। रंजीत अब बहुत ही पछताता है कि काश मैं अपने माँ बाप की बात मान लेता तो आज मुझे यह सब दिन नहीं देखना पड़ता। रंजीत बहुत रोता है क्योंकि रंजीत के ऊपर अनाथ आश्रम में बहुत अत्याचार हो रहा था। कभी वहां के जो मैनेजर रहते थे वह रंजीत को मारते थे, कभी वहां के बड़े बच्चे जो रहते थे वह रंजीत को मारते थे। फिर रंजीत सोचता है कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह मैं अपना जीवन नहीं जी सकता हूं। अब चूंकि रंजीत के पास पढ़ाई करने के अलावा और कुछ चारा भी नहीं था, क्योंकि रंजीत को यह तो पता था कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक मुझे मेरे जीवन में अब मेरे पछतावे पर किए हुए का फल नहीं मिलेगा, तब तक मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर रंजीत अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगता है। रंजीत 10वीं कक्षा में पूरे अनाथ आश्रम में प्रथम लाता है। प्रथम आने पर रंजीत को अनाथ आश्रम के सभी बच्चे अच्छे से देखने लगे थे और सब उसको अपना दोस्त मानने लगे। उसके बाद रंजीत जब 11वीं कक्षा में जाता है, तब भी रंजीत पढ़ने में बहुत अच्छा बनता है। रंजीत बहुत मेहनत करता है, क्योंकि रंजीत ने बचपन से पढ़ाई बहुत कम की थी और वह हमेशा से गलत लोगों के साथ गलत संगति का शिकार था। फिर जब रंजीत का 11वीं का रिजल्ट आता है तो रंजीत उसमें भी उत्तीर्ण होता है। उसके बाद रंजीत कक्षा 12वीं की पढ़ाई करता है, लेकिन जब कक्षा 12वीं की पढ़ाई करने जाता है और वह एग्जाम देने जाता है, तब परीक्षा हाल में उसके साथ कुछ कक्षा अध्यापक ने गलत व्यवहार किया था, क्योंकि रंजीत अनाथ था। इसके लिए परीक्षा हाल में उपस्थित जो टीचर थे उन्होंने रंजीत को कक्षा में नहीं बैठने दिया और रंजीत की परीक्षा की कॉपी छीन ली। और उसका कारण यह था कि रंजीत अनाथ था और छोटी जाति का था। इसलिए रंजीत को बोला गया कि तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते, तुम्हें नीचे बैठकर परीक्षा देना पड़ेगी। जब रंजीत के साथ इस तरह का भेदभाव हुआ और उसने जब अनाथ आश्रम के प्रधानाचार्य को आकर बताया, तो वह बोले कि बेटा, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे लोग हैं कि अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाने जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी इस आवाज उठाने की वजह से कहीं वह तुम्हारी परीक्षा में उपस्थित ना होने दे और तुम्हें परीक्षा में फेल कर दे। तब यह सोचकर रंजीत बहुत रोने लगता है। फिर रंजीत सोचता है कि मुझे अब बदला लेना पड़ेगा मेरे अपमान का। तब रंजीत यूपीएसएससी की तैयारी करने लग जाता है, क्योंकि रंजीत को प्रधानाचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें वर्षों से चली आ रही इस प्रथा को रोकना है तो तुम्हें बड़ा ऑफिसर बनना पड़ेगा, क्योंकि रंजीत तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने बच्चे हैं इस देश में जिनके साथ अनाथ और छोटी जाति होने का भेदभाव किया जाता है। फिर रंजीत को समझ आ जाता है और रंजीत उस प्रधानाचार्य के बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है और रंजीत कई वर्षों तक कलेक्टर बनने के लिए बहुत कठिन मेहनत करता है और एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। रंजीत को पता होता है कि इन सभी कार्यों की देखरेख कलेक्टर करता है, इसलिए रंजीत भी बहुत कठिन संघर्षों के बाद एक दिन कलेक्टर बन जाता है। जब रंजीत कलेक्टर बनने के बाद उस स्कूल में जाता है और उस स्कूल में जिस कक्षा अध्यापक ने रंजीत के साथ बुरा बर्ताव किया था उसे रंजीत निलंबित करवा देता है। उसके बाद रंजीत शहर की देखरेख करता है, व्यवस्था करता है और रंजीत वापस उस अनाथ आश्रम में जाता है जिस अनाथ आश्रम से वह निकला था। रंजीत अनाथ आश्रम में जाकर अनाथ आश्रम के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति से मिलता है, उनके चरण छूता है और अनाथ आश्रम का जो मुख्य आदमी था वह भी रंजीत को देखकर बहुत खुश होता है। रंजीत की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि जब रंजीत का बुरा समय चल रहा था, जब रंजीत के माँ बाप ने रंजीत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, तब उस स्थिति में जिसने उसे संभाला था वह केवल वही व्यक्ति था, अनाथ आश्रम का मुख्य आदमी जो पूरे अनाथ आश्रम को देखता था। फिर एक दिन रंजीत का तबादला राजस्थान के जोधपुर शहर में होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रंजीत के माता पिता उदयपुर में रहते हैं।
रंजीत का तबादला जोधपुर में हुआ था और रंजीत कुछ काम से उस वक्त जोधपुर से उदयपुर आया था। उदयपुर आकर जब वह अपने माँ बाप के घर पहुंचा तो उसके माँ बाप घर पर नहीं थे। जब उसने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने बताया कि बेटा, वह तो लगभग 5 साल पहले ही यह घर बेचकर कहीं चले गए हैं, हमें नहीं पता वह कहाँ गए। तब रंजीत लगता है कि आखिर इस घर को खरीदा किसने। तब वह घर के मालिक के पास जाता है और पूछता है कि यह घर तुमने जिस व्यक्ति से खरीदा है, क्या तुम्हें पता है कि वह व्यक्ति अब भी कहाँ है? तो मकान मालिक बोलता है कि सर, हमें तो नहीं पता इस घर के पुराने मालिक कहाँ गए। हमने तो यह घर 5 साल पहले ही खरीद लिया था। उसके बाद न तो हमें इस घर के मालिक दिखे और ना ही इस घर की मालकिन देखी। फिर रंजीत उदयपुर शहर में जो वृद्ध आश्रम रहते हैं वहां जा जाकर देखता है, क्योंकि रंजीत को अंदाजा होता है कि जब माता पिता के आगे पीछे कोई नहीं था, माता पिता अकेले थे, तो वह वृद्ध आश्रम के अलावा और कहीं नहीं जा सकते हैं। रंजीत थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उदयपुर शहर के हर एक वृद्ध आश्रम में जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे उसके माता पिता नहीं मिलते। रंजीत बहुत ढूंढता है, लेकिन रंजीत लगभग 1 सप्ताह तक अपने माता पिता की खोज उदयपुर में करता है, लेकिन उसे अपने माता पिता नहीं मिलते। जब रंजीत उदयपुर से वापस अपनी कार में बैठकर जोधपुर के लिए जा रहा होता है, तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जो जूते की पॉलिश कर रहा होता है, क्योंकि रंजीत अपने पिताजी को पहचान लेता है और वह अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर 2 मिनट गाड़ी रोको, मैं अभी आया। जब रंजीत जाता है और वह बोलता है कि मुझे आपने पहचाना, तो रंजीत के पिताजी बोलते हैं कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम यहां क्या लेने आए हो? तब रंजीत बोलता है कि पिताजी, मैं तुम्हारा वही नालायक बेटा हूं जिसको तुमने धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। ये सुनते ही रंजीत के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रंजीत के पिताजी रंजीत को कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी मां सही कहती थी, हमारे बुढ़ापे का इकलौता तू ही सहारा था और मैंने भी तेरी कद्र नहीं की। तुझे तेरी छोटी सी गलती पर समझाने की बजाय धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, तेरा अपमान किया था। रंजीत के पिताजी रंजीत से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो जो मैंने ऐसा किया। तब रंजीत अपने पिताजी को उठाकर गले से लगा लेता है और रंजीत बोलता है कि पिताजी, आप मुझे माफ कर दो जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने मुझे बहुत समझाया, बहुत डांटा, फिर भी मैंने कभी आपकी बातों को नहीं समझा। मैंने हमेशा आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, आपके कमाए हुए पैसे उड़ाए। तब रंजीत अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, आप यहां क्या कर रहे हो और आपकी यह हालत कैसे हुई? तब रंजीत के पिताजी बताते हैं कि बेटा, जब मैंने तुझे घर से निकाला था उसके 3 साल बाद मेरी नौकरी भी चली गई। फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिससे वहां जितने भी कर्मचारी थे वह सभी नौकरी से निकाले गए, सभी बेघर हो गए, क्योंकि हमारे पास और कुछ चारा नहीं था। इसलिए मैंने अपना घर बेचकर मैं और तेरी माँ, हम दोनों एक किराए के मकान में एक झोपड़ी में रहने लगे। किराए की जो झोपड़ी थी वह भी कुछ दिन के बाद हमसे छीन ली गई। उसके बाद हम फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन गुजार रहे थे। तब रंजीत पूछता है कि पिताजी, माँ कहाँ हैं? अम्मा आपके साथ नहीं दिखाई दे रही हैं। तब पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ का तो देहांत हो गया है। इस बात को सुनकर रंजीत फूट फूट कर रोने लगता है। फिर रंजीत के पिता बताते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवा सकूं। मैंने जितना हो सका उतना इलाज करवाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। मैं अपने जीवन का एक असफल इंसान हूं जो ना तो अपने बेटे को संभाल पाया और ना ही अपनी पत्नी को संभाल पाया। यह कहकर रंजीत के पिताजी फूट फूट कर रोते हैं। फिर रंजीत कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी जी, अब मैं आ गया हूं, चलो मेरे साथ। जोधपुर वहां का मैं कलेक्टर हूं। जोधपुर शहर में लोग मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, क्योंकि पिताजी मैं उस शहर का कलेक्टर बन गया हूं और उसके बाद सब कुछ मेरे अनुसार ही उस शहर में काम होता है। यह सुनकर रंजीत के पिताजी रोने लगते हैं कि बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में कलेक्टर बन गए हो? तो रंजीत बोलता है कि हाँ पिताजी, आपने सही सुना, मैं जोधपुर शहर का कलेक्टर हूं। तब रंजीत के पिताजी बहुत रोते हैं। रंजीत पिताजी से बोलता है कि पिताजी, रोना बंद कीजिए और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक नया जीवन दूंगा। तब रंजीत अपने पिताजी को लेकर जोधपुर शहर आ जाता है और वह पिताजी को अपने सरकारी आवास में ठहराता है। पिताजी बहुत खुश होते हैं। पिताजी हर टाइम खुद को कोसते रहते हैं कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया। मैं ना अपने बेटे को संभाल पाया
न अपनी धर्मपत्नी को संभाल पाया। यह कहकर पिताजी बार बार खुद को कोस रहे थे। तब रंजीत बोला कि पिताजी बस कीजिए, यह जरूरी नहीं है कि जिस चीज के पीछे हम भागे वह चीज हमें मिलती है। कभी कभी जिस चीज के पीछे हम नहीं भागते हैं, किस्मत से वह चीज चलकर हमारे पास आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कलेक्टर बनूंगा, लेकिन आज देखिए पिताजी की मैं नालायक बच्चा जो अपने माँ बाप की बात कभी नहीं मानता था, हमेशा अपने माता पिता की बातों का अपमान करता था, उनके सपनों का अपमान करता था। आज देखिए मैं कहाँ पर हूँ पिताजी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैंने आपको पा लिया है, अब मैंने सब कुछ पा लिया है। यह कहकर रंजीत फिर से अपने पिताजी को गले लगा लेता है। फिर इस तरह रंजीत के पिताजी रंजीत के साथ रहने लगते हैं और रंजीत ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने लगता है। कुछ समय बाद रंजीत के पिता एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर रंजीत की शादी करा देते हैं और तीनों लोग हंसी खुशी कहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये कहानी आपको सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप उनसे कुछ ना कुछ सबक हासिल कर सके, कुछ ना कुछ सीख सको। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।